Hello my dear students, how are you all? I hope you all are doing good. And previously we have started the chapter Fundamental Unit of Life, that is the chapter number 5 from your NCERT book. और उसमें हमने क्या पढ़ा था? उसमें हमने पढ़ा था सेल के बारे में। तो सेल क्या होता है? इन बायोलॉजी सेल मीन्स अ कंपार्टमेंट, यही पढ़ा था हमने प्रीवियस क्लास में। और सेल के बारे में कुछ इंट्रोडक्टरी बातें हमने बताई थी और सेल की एक बाउंड्री की बात हमने कही थी। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बाउंड्री? कमेंट डाउन इन द सेक्शन। तो चलिए आज हम सेल के बारे में कुछ और जान लेते हैं। तो हमने बताया था कि ये जो एक बाउंड्री होता है दैट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हर ऑर्गेनिज्म के सेल में एज ए बाउंड्री प्रेजेंट होता है। तो अब हम अगर एक डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करें प्लांट सेल की और एनिमल सेल की, तो देखिए यहाँ पर हमने एक डायग्राम ड्रॉ की है प्लांट सेल की। ये जो डायग्राम हमने ड्रॉ की है, देखिए ये है प्लांट सेल और ये है एनिमल सेल। तो प्लांट सेल की डायग्राम और एनिमल सेल की डायग्राम में कुछ डिफरेंशिएट कर सकते हैं आप लोग? कैन यू फाइंड एनी डिफरेंसेस इन दिस टू डायग्राम्स? अब चलिए देख लेते हैं क्या क्या डिफरेंस हमें मिल रहा है। एक तो डिफरेंस दिख रहा है, एक ऐसा मोटा सा एक ब्राउन कलर का बॉर्डर, बीच में जो मटेरियल्स है वो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन ये एनिमल सेल में देखिए ये ग्रीन कलर की एक बॉर्डर है दैट इज़ द बाउंड्री। और जिसके बारे में मैंने पिछले सेशन में बताया था वो क्या था? वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो ये जो ग्रीन कलर का बाउंड्री है इसको मैं लिख देती हूँ यहाँ पर PM। व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये। और यहाँ पर भी देखिए ये जो ग्रीन कलर का है अंदर का, ये वाला है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो दोनों सेल्स में है और मैंने बताया भी था कि हर एक ऑर्गेनिज्म में सेल की जो इंटरनल कंटेंट्स है उसको प्रोटेक्शन देने के लिए, उसको आउटर एनवायरनमेंट से डिस्टिंग्विश करने के लिए एक बाउंड्री की ज़रूरत होती है एंड दैट इज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन वी हैव टॉक्ड अबाउट। तो इसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर ये जो मोटा सा बाउंड्री है ये क्या है? ये कौन सी बाउंड्री है जो हमें एनिमल सेल में नहीं दिख रहा है? दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है। तो ये जो मोटा एक बाउंड्री है ये क्या है? दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन, ये है फर्स्ट डिफरेंस। अब अगर हम दूसरे डिफरेंस की बात करें तो दूसरे डिफरेंस में देखिए ये जो पिंक कलर का है ये दोनों जगह पर प्रेजेंट है। ये एक कंडेंस्ड कुछ पार्टिकल है जो अंदर एक रहता है, एकदम मेन पार्टिकल जैसा कुछ। इसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में ज़रूर बातें करेंगे। इसके अलावा देखिए यहाँ पर कुछ ऐसी जैसे क्या बताऊँ, ये एक बीन शेपेड कुछ स्काई कलर की ड्रॉ की है मैंने। ये देखिए दोनों सेल्स में प्रेजेंट है। नंबर्स को आप यहाँ डायग्राम वाइज वैरी मत कीजिए क्योंकि नंबर्स तो मैं उतना ड्रॉ नहीं कर पाऊँगी जितना सेल में होंगे। तो मैंने बस अप्रॉक्स ड्रॉ करने की कोशिश की है। आप बस देखिए कि कौन सी चीज़ टोटली एब्सेंट है प्लांट सेल में लेकिन एनिमल सेल में है, या फिर एनिमल सेल में है और प्लांट सेल में नहीं है। तो देखिए प्लांट सेल में ये जो एक ग्रीन कलर का बनाया गया है ना, ये जो दो जगह पर ये ग्रीन कलर का जो डब्बा जैसा कुछ है जिसमें बहुत कुछ है, अब वो कुछ क्या है ये हम तो ज़रूर बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल ये देखिए ये ग्रीन वाला जो डायग्राम है ना, ये आपको एनिमल सेल में दिख रहा है या नहीं? नहीं दिख रहा होगा क्योंकि ये एनिमल सेल में होता ही नहीं है भाई, ये सिर्फ होते हैं प्लांट सेल में। और ये डायग्राम क्या है, ये डायग्राम के बारे में भी हम जानेंगे। तो ये जो डायग्राम है, ये जो ग्रीन वाला, ये दो डायग्राम यहाँ पर नहीं है प्रेजेंट, तो इसीलिए ये दो डायग्राम के बारे में भी हम जानेंगे जो कि सिर्फ हमें प्लांट सेल में दिख रहा है। अब एक ऐसा डायग्राम है, देखिए ये जो रेड कलर का डायग्राम ये यहाँ पर भी है। ये देखिए एनिमल सेल में है लेकिन प्लांट सेल में नहीं है। तो ये जो दो डायग्राम्स है जो प्लांट सेल और एनिमल सेल को एक दूसरे से डिफरेंशिएट करते हैं, ये दो डायग्राम्स क्या है, ये दो कंपोनेंट्स क्या है जो सेल के अंदर होता है, जो हमें प्लांट सेल में मिलता है एनिमल सेल में नहीं, उसका नाम क्या है, और जो एनिमल सेल में मिलता है प्लांट सेल में नहीं, उसका नाम क्या है। और ये जो मोटा सा बाउंड्री है प्लांट सेल के बाहर आउट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये भी क्या है हम जानेंगे। चलिए जानते हैं। तो अगर मैं भी नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ूँ तो देखिए
यहाँ पर एक प्लांट सेल में जो आपने देखा था ग्रीन कलर का जो अंदर का, ये ऐसा कुछ दिखने वाला चीज़ था। ये क्या था जो सिर्फ प्लांट सेल में था? देखिए इसका नाम मैंने लिखा है, ये था प्लास्टिड। सो व्हाट वाज दैट ग्रीन ऑर्गन? एक बार देख लेते हैं। ये जो ग्रीन ऑर्गन था जो सिर्फ हमें प्लांट सेल में मिला था, एनिमल सेल में नहीं, इसको हम क्या कहते हैं? प्लास्टिड। अब ये जो ग्रीन कलर का प्लास्टिड है ना, वो ग्रीन के अलावा रेड कलर का भी हो सकता है, येलो कलर का भी हो सकता है, या फिर कभी कभार ये कलर लेस भी हो सकता है। उसके बारे में हम हायर क्लासेस में जानेंगे। फिलहाल इतना ही जान लीजिए कि ये जो ऑर्गन है ना, इस ऑर्गन को हम क्या कहते हैं? प्लास्टिड। तो अगर आपको क्वेश्चन आए कि व्हाट इज़ द ऑर्गन प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, तो उसको हम क्या कहेंगे? आंसर होगा प्लास्टिड। सो व्हाट इज़ द ऑर्गन प्रेजेंट इन प्लांट सेल? द आंसर विल बी प्लास्टिड। अब चलिए, जो दूसरी ऑर्गन हमें एनिमल सेल में मिला था वो कुछ ऐसा ढोल जैसा दिखने वाला कुछ था, है ना, जो एक दूसरे के साथ देखिए परपेंडिकुलर एंगल में रहते हैं, यानी वन पोर्शन इज परपेंडिकुलर टू द अनदर। ये टोटल पोर्शन मिलाकर एक ऑर्गन है, ठीक है ना। ये ऑर्गन का नाम क्या है ये जानेंगे, जो सिर्फ एनिमल सेल में हमें मिला था। ये देखिए पिछली स्लाइड में यहाँ पर एनिमल सेल में दिख रहा है, इसी को हमने बड़ा करके ड्रॉ किया है। सो व्हाट इज़ दिस ऑर्गन? दिस ऑर्गन इज़ नथिंग बट सेंट्रोजोम। ये जो सेंट्रोजोम होता है ये सिर्फ और सिर्फ हमें एनिमल सेल में मिलता है, प्लांट सेल में नहीं। सो अगर क्वेश्चन है विच ऑर्गन इज प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल एंड नॉट इन प्लांट सेल, तो आंसर क्या होगा? सेंट्रोजोम। और ये सेंट्रोजोम की ये जो ढोल होते हैं ना, ये जो ढोल होते हैं, इन दोनों ढोल्स को क्या कहते हैं? चलिए वो भी बता देती हूँ एक बार आपको। ये था टोटल सेंट्रोजोम का स्ट्रक्चर, है ना, ये टोटल सेंट्रोजोम का स्ट्रक्चर था। पूरे स्ट्रक्चर को हम कह रहे हैं सेंट्रोजोम। और बीच का ये जो ढोल है ना, इस ढोल को हम कह रहे हैं, इस ढोल को, ये दो ढोल जो है जो एक दूसरे से परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री एंगल्स में रह रहे हैं, इनको हम कह रहे हैं सेंट्रियोल। क्या कह रहे हैं हम? सेंट्रियोल। इनको हम कह रहे हैं सेंट्रियोल। और ये जो कुछ रे जैसा है इनके आसपास, जैसे कि सूरज की किरणें बिखर रहे हैं, ऐसा कुछ सनरे जैसा। ये सनरे नहीं है, ये सेंट्रोजोम के अंदर रे है। और इस रे को भी हमने एक नाम दिया रखा है। इस रे का नाम है, प्लीज़ डू नॉट माइंड माई हैंड राइटिंग, इट्स वेरी बैड, स्पेशली व्हेन आई एम राइटिंग इट इन ए डिजिटल मैनर। तो इसको हमने जो नाम दिया रखा है वो नाम क्या है? एस्ट्रल रेज। तो सेंट्रियोल है, उसके बाहर एस्ट्रल रेज है, और ये पूरा स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? सेंट्रोजोम, जो कि हमें कहाँ मिलता है? सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में। प्लीज़ डू माइंड इट। चलिए अब बढ़ते हैं एक और स्ट्रक्चर की ओर। क्या है वो? ये ही जो देखिए, ये जो प्लांट सेल में ये जो बाहर वाला पोर्शन है ना, ऐसा कुछ, मतलब ये जिगजैग कुछ होता नहीं है, मैं बस पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को। ये जो बाहर का जो ये मोटा वाला ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो बाहर का ये मोटा वाला स्ट्रक्चर हमें एनिमल सेल में नहीं मिला था। सी, इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल, आपको कहीं नहीं दिखेगा ये, बट इट इज़ प्रेजेंट इन प्लांट सेल। तो ये स्ट्रक्चर क्या है? दिस स्ट्रक्चर इज सेल वॉल। तो अभी हमने पढ़ा था एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर जिसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, जो कि ये इनर वाला जो येलो कलर का है, और यहाँ एनिमल सेल का तो यही आउटर मोस्ट लेयर है, क्योंकि एनिमल सेल में तो हमें सेल वॉल नहीं दिख रहा है। तो प्लांट सेल के केसेस में सेल वॉल के अंदर जो है, और एनिमल सेल में जब द ओनली बाउंड्री प्रेजेंट इन एनिमल सेल जो कि द आउटर मोस्ट है, इसको हमने लिखा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा भी इसको कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन। मुझे ना याद नहीं आ रहा है कि मैं आप लोगों को पिछली क्लासेस में मैंने कौन सी टर्म बताई थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बताई थी या सेल मेम्ब्रेन, जो भी बताई हो दोनों करेक्ट है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है इनको, और सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, ठीक है ना। सेल मेम्ब्रेन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सेल का मेम्ब्रेन होता है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्यों कहा जाता है? क्योंकि सेल के अंदर का जो ये पोर्शन है ना, ये जो एक मोटा रेड कलर का दिख रहा है, जो पहले पिक्चर में पिंक कलर की बनाई थी मैंने, इसके अलावा जो पूरा कंपोनेंट्स होते हैं ना, उसको हम कहते हैं प्लाज्मा कहते हैं।
तो उस हिसाब से ये प्लाज्मा की बाहर का एक मेम्ब्रेन है, इसीलिए हमने इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम भी रखा है, ठीक है। तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज वेल एज सेल मेम्ब्रेन, वॉट एवर यू से। तो हम बात कर रहे थे इसकी बाहर की जो बॉर्डर्ड आउटलाइन यहाँ पर है प्लांट सेल में, जो मोटा एक जगह है उसके बारे में, वो बाउंड्री क्या है, उसको कहा जाता है सेल वॉल, ठीक है। अब ये सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या डिफरेंस होता है। अब देखो, मेम्ब्रेन यानी पर्दा, जो कि देख रहे हो आप पीछे मेरा लहरा रहा है, और जो कि है वॉल, वो है दीवार, यानी जो स्टिफ है, जो खड़ा रहेगा। अब देखो, हम अपने घर पे अगर पर्दा लगा के छोड़ देते, दीवार नहीं बनाते, तो घर का कोई पर्टिकुलर शेप तो बनता ही नहीं। यानी अगर हम दीवार बनाएंगे तो दीवार से ही एक पर्टिकुलर शेप आएगा अपने घर को। तो ठीक वैसे ही ना, प्लांट सेल की ये जो सेल वॉल होता है, ये उसको एक रिजिड शेप देता है, जो शेप ऑल्टरनेट कोई दूसरा शेप कभी लेगा नहीं, वो एकदम वैसे ही रहेगा। तो एक पर्टिकुलर डेफिनिट शेप प्रोवाइड करता है सेल वॉल प्लांट सेल को, ओके। और ऊपर से आप समझो कि आपके घर की दरवाजे की जो आपने दरवाजे के लिए जो होल बनाया था दीवार में, वहाँ पर आपने दरवाजे नहीं बनाया, बस पर्दा लगा दिया, यानी मेम्ब्रेन लगा दिया, ठीक है। पर्दे हटा के लोगों को अंदर आने दे रहे हो, बाहर जाने दे रहे हो, दैट्स ओके। लेकिन आपको अगर एक बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन चाहिए कि कोई ज़बरदस्ती घुसने चाह रहा है आपके घर में, उसको तो पर्दे से आप नहीं रोक पाओगे, आपको डोर लगाना होगा, डोर लॉक लगाना होगा। सो उसी वजह से सेल वॉल जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है प्लांट सेल को प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ऊपर। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो प्रोटेक्ट करता ही है, उसके अलावा सेल वॉल जो होता है उसके बाहर, वो ओवर प्रोटेक्ट करता है। अब ये सवाल पैदा होता है, व्हाई द प्लांट्स नीड सेल वॉल बट एनिमल्स यूजुअली नॉट। आप सोचो, प्लांट सेल में ही सेल वॉल क्यों मिल रहा है, प्रोटेक्शन एनिमल्स को नहीं चाहिए क्या? ऑफ कोर्स देयर आर मोस्ट प्रेडेटर्स ऑफ, मतलब क्या ही बताओ, प्रेडेटर्स तो हर जगह हर किसी एनिमल्स का ही होता है। हम ह्यूमन बीइंग्स के प्रेडेटर्स के बारे में हम छोड़ दो, बाकी सारे एनिमल्स को ले लो, उनके सेल में भी तो नहीं है ना सेल वॉल, उनके कितने प्रेडेटर्स होंगे, उनके कितने पैरासाइट्स होंगे उनके बॉडी के ऊपर, तो उनको सेल वॉल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उनकी बॉडी में क्यों नहीं पड़ती है ज़रूरत इतनी ज़्यादा सेल वॉल की, और क्यों प्लांट्स को ज़रूरत पड़ती है सेल वॉल की। और ये भी आप कह सकते हो कि ऐसा क्या होता है, मतलब अगर एनिमल सेल में मान लो सेल वॉल हो जाता तो उनको प्रॉफिट होता या कुछ लॉस भी होता। मतलब अगर एनिमल्स में सेल वॉल रहते तो क्या सिर्फ प्रॉफिट होता उनको ओवर प्रोटेक्शन की, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की, या फिर उनको कुछ लॉस भी होता, मतलब कुछ दिक्कत भी होती उनको। ये भी एक सोचने वाली बात है। तो ये आप सोचते रहो, इसका जवाब मैं अगले सेशन में आपको बताऊंगी। और अगर आपको कुछ लगता है कि ये होना चाहिए, दिस कुड बी द रीज़न, प्लीज़ कमेंट इट, आई विल रीड इट एंड आई विल आंसर इट इन द नेक्स्ट वीडियो दैट विल बी अपलोडेड वेरी सून। अब दूसरा जो क्वेश्चन होता है, विच इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के कंपोजिशन में, स्ट्रक्चर में, उनकी नेचर में क्या डिफरेंस होती है, चलिए वो भी हम जानेंगे। ये रहा सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन की डिफरेंस। तो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन की ये रहा डिफरेंस। फर्स्ट जो डिफरेंस है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि सेल वॉल, प्लस का मतलब मैंने यहाँ शॉर्ट में लिखा है, प्लस यानी प्रेजेंट समझ लो आप, माइनस यानी एब्सेंट। तो प्रेजेंट इन प्लांट ओनली, और सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कभी कभार बच्चे गलती कर देते हैं, लिख देते हैं सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट्स, सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन एनिमल्स। दिस इज नॉट ट्रू। सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन केस ऑफ प्लांट्स। सेल मेम्ब्रेन तो दोनों जगह पर ही है। ऐसा नहीं है कि एनिमल्स को मेम्ब्रेन दे रखा है और प्लांट को मेम्ब्रेन नहीं दिया, इनको दरवाज़ा ही दे दिया, वॉल ही रखो, ऐसा नहीं है। वॉल के अंदर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है। सो सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन बोथ केसेस। आपको ये सही तरीके से राइट डाउन करना पड़ेगा। दूसरा देखिए, दूसरा जो एग्जाम्पल है, अच्छा दूसरे पॉइंट को भी छोड़ दीजिए, पहले थर्ड जो पॉइंट है उसको देख लें। थर्ड पॉइंट देखिए, सेल वॉल की जगह पे लिखा हुआ है थिक और सेल मेम्ब्रेन की जगह पे लिखा हुआ है थिन। यानी आपको वो डायग्राम से दिख गया होगा कि सेल वॉल थोड़ा मोटा होता है और सेल मेम्ब्रेन थोड़ा पतला होता है, और ये तो डायग्राम से आपको पता चल गया, और ये होगा भी बिकॉज दैट इज़ अ रिजिड स्ट्रक्चर। और यहाँ पर एक दूसरा टर्म दिया हुआ है, दैट इज़ परमिएबल। आपको याद होगा मैंने बताया था पिछले क्लासेस में, परमिएबल, चलिए मैं अपनी कलर चेंज कर लेती हूँ वरना आपको दिखेगा नहीं। परमिएबल
पार्मिएबल का मतलब क्या बताया था? कौन सी पर्दा या कौन सी स्ट्रक्चर को हम पार्मिएबल कहेंगे? उसी स्ट्रक्चर को कहेंगे ना जहाँ पर सारे सॉल्वेंट्स और सारे सल्यूट्स सब कुछ जहाँ से पास हो जाएगा। यानी पार्मिएबल होता है सेल वॉल जिसके अंदर सारे सॉल्वेंट, सारे सल्यूट्स, जो भी आता है, जो भी जाता है, सबके लिए वो ओपन रहता है। वो मतलब क्या बताऊँ, सबके लिए वो पार्मिएबल होता है, वो सबको अंदर जाने देता है। ठीक है ना? तो सेल वॉल होता है पार्मिएबल। और एक टाइप बताया था मैंने पार्मिएबिलिटी की, सेमी पार्मिएबल बताया था ना मैंने। सेमी पार्मिएबल का क्या डेफिनेशन दिया था कि सारे सॉल्वेंट्स जाएंगे लेकिन कोई सल्यूट्स नहीं जाएंगे। और जो हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन का जो पढ़ा था फीचर, वो क्या था? वो था सिलेक्टिवली पार्मिएबल। व्हाटएवर इज दिस, मैं इसको बस डॉट डॉट दे देती हूँ। सिलेक्टिवली पार्मिएबल था। तो सिलेक्टिवली पार्मिएबल जो होता है उसमें से सारे सॉल्वेंट्स जाता है और कुछ कुछ सॉल्यूट्स जाते हैं। सम ऑफ द सॉल्यूट्स आर अलाउड टू पास। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो नेचर था वो क्या था? वो था सिलेक्टिवली पार्मिएबल। देखिए यहाँ पर भी मैंने लिखा है सिलेक्टिवली पार्मिएबल नेचर। और सेल वॉल का जो नेचर होता है वो होता है पार्मिएबल। और पार्मिएबल क्या बताया था मैंने कि सब कुछ वहाँ से पास होगा। तो सेल वॉल से पहले पास होकर ही तो सेल के अंदर आना पड़ेगा ना, चाहे वो कोई भी मॉलिक्यूल हो। मान लो अगर सेल वॉल पूरा इम्पार्मिएबल होता, यानी पार्मिएबिलिटी होता ही नहीं उसके पास, तो फिर वो मतलब अगर कोई अंदर नहीं आएगा तो सेल मेम्ब्रेन कहाँ से चूज़ करेगा? सेल के अंदर कुछ भी नहीं, मतलब कोई भी अंदर से बाहर नहीं जाएगा, कोई भी बाहर से अंदर नहीं आएगा, तो सेल मर जाएगा। क्योंकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस आर नेसेसरी, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर नेसेसरी टू कीप द सेल अलाइव, जो कि हम आने वाले क्लासेस में डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए अभी के लिए इतना है कि सेल वॉल पार्मिएबल है और सेल मेम्ब्रेन जो है वो सिलेक्टिवली पार्मिएबल है, आपको पता है। अब दूसरी पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट क्या था? दूसरी पॉइंट देखिए, दूसरी पॉइंट है कि सेल वॉल का नेचर होता है डेड और सेल मेम्ब्रेन लाइव। अब इसका क्या मतलब हुआ? कौन सी स्ट्रक्चर को हम किस बेसिस में कहेंगे कि वो डेड है या फिर वो अलाइव है? आपको लगेगा कि हमारी बॉडी में है या फिर प्लांट्स की बॉडी में है। प्लांट भी तो लिविंग एंटिटी है, तो प्लांट्स की बॉडी में सेल वॉल डेड कैसे हो सकता है? ऐसा होता है जैसे कि हमारे अंदर भी कुछ डेड सेल्स होते हैं, वैसे ही सेल्स के अंदर भी कुछ पोर्शंस डेड होते हैं, कुछ पोर्शंस लाइव होते हैं। इन केस ऑफ प्लांट सेल्स द सेल वॉल इज डेड। तो सेल वॉल को हम डेड क्यों कहते हैं? क्योंकि सेल वॉल की अंदर कोई कंडक्शन यूजुअली नहीं होता। ठीक है? और सेल वॉल में क्या होता है? डिपोजिशन होता है, यानी जो सेल की जो सेल को उतना ज़रूरत नहीं होता है वो चीज़ें वो सेल वॉल में डिपॉजिट कर देते हैं। जैसे कि सुबेरिन होता है, पेक्टिन्स होता है, ये सारी चीज़ें ना सेल वॉल को मोटा बनाता है। डिपॉजिट होकर सेल वॉल को मोटा बनाता है और भी ज़्यादा प्रोटेक्शन देता है। लेकिन पर्टिकुलरली वो सेल वॉल स्ट्रक्चर को हम डेड कहेंगे क्योंकि वहाँ पर कोई रिएक्शन, मेटाबॉलिक प्रोसेस कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ कंडक्शन नहीं हो रहा है। तो सेल वॉल के अंदर, सेल वॉल पोर्शन के अंदर कोई मेटाबॉलिक प्रोसेस नहीं हो रहा है, तो इसी वजह से हम सेल वॉल को कहते हैं कि डेड एंड देयर आर डिपोजिशन प्रेजेंट, नो मेटाबॉलिक प्रोसेस प्रेजेंट। और सेल मेम्ब्रेन लाइव होता है क्योंकि वहाँ पर डिपोजिशन नहीं होता है लेकिन वो उतनी मात्रा पे नहीं होता। मतलब थोड़ी बहुत तो कंपोनेंट्स रहेंगे लेकिन उसको हम डिपोजिशन नहीं कहते। डिपोजिशन मतलब कि आपकी घर की स्टोर रूम समझ लो कि आप कुछ भी थोप दे रहे हो, लेकिन वो रूम यूज़फुल नहीं है, मतलब उस रूम में कोई काम आप कर नहीं रहे हो। उस रूम को आप एज ए स्टोरेज लोकेशन, आप उसको बस मतलब कुछ भी जो नहीं चाहिए होता हम स्टोरेज रूम में डाल देते हैं, है ना। कबाड़ खाना मान लो, डाल देते हैं वहाँ पर चीज़ें, तो वहाँ पर कुछ मेटाबॉलिक प्रोसेस एक्टिविटी जो आपकी मतलब आपकी डेली एक्टिविटीज़ आप स्टोर रूम में जाकर तो नहीं करोगे, तो उसको हम स्टोर रूम को डेड रूम कह सकते हैं। ठीक वैसे ही सेल वॉल इज़ डेड, लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन है वो लाइव होता है क्योंकि वहाँ पर मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है, कंडक्शन भी होता है। अब कैसे, कौन सी मेटाबॉलिक प्रोसेस, ये तो आपको कमिंग क्लासेस में पता चलेगा। सारे एक दिन पढ़ लोगे क्या? आराम से पढ़ो। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। क्या है यहाँ पर है एक और डिफरेंस प्लांट सेल और एनिमल सेल की। पता है आपको क्या डिफरेंस है? अभी देखा है आपने
प्लास्टिड नाम की एक ऑर्गन पढ़ा है जो कि प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है। सेल वॉल अभी बताया, सेल वॉल प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है। सेंट्रोजोम बताई मैंने कि एनिमल सेल में होता है लेकिन प्लांट सेल में नहीं होता है। और एक दूसरा डिफरेंस है, तीसरा डिफरेंस है यहाँ पर ऑटोट्रॉपिक हेटेरोट्रॉपिक। आपको पता है, अपने बचपन से पढ़ा होगा। ऑटोट्रॉपिक हम प्लांट्स को कहते हैं क्योंकि वो अपनी खाना खुद बनाते हैं, दे डू फोटोसिंथेसिस, है ना। और एनिमल सेल्स आर हेटेरोट्रॉपिक इन नेचर बिकॉज हम डिपेंडेंट होते हैं प्लांट्स या फिर दूसरे एनिमल्स के ऊपर फॉर आवर फूड। हम अपनी बॉडी में तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। तो ये जो फोटोसिंथेसिस होता है, ये फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? ये सेल्स में ही होता है। उसके लिए स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं। तो इसीलिए अगर प्लांट्स को हम ऑटोट्रॉफिक कह रहे हैं तो प्लांट सेल भी ऑटोट्रॉफिक ही होगा क्योंकि प्लांट सेल में ही हो रहा है फोटोसिंथेसिस। प्लांट सेल इज ऑटोट्रॉफिक, दैट्स व्हाई वी कॉल प्लांट एज ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। तो प्लांट सेल ऑटोट्रॉपिक हो गया और एनिमल सेल हो गया हेटेरोट्रॉपिक, क्योंकि हमारी जो डाइजेशन हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, वो सेल के अंदर ही हो रहा है। तो एनिमल बॉडी हेटेरोट्रॉपिक मीन्स एवरी सेल इज हेटेरोट्रॉपिक इन नेचर। और एग्जाम्पल तो आप कोई भी प्लांट सेल का ला लो, यहाँ पर ऑनियन रूट टिप दिया गया है। कोई भी प्लांट बॉडी का कोई भी सेल प्लांट सेल का एग्जाम्पल है। एनिमल सेल का एग ले लो, किसी की भी अंडा ले लो, पूरी बॉडी का कोई भी सेल ले लो, फ्रॉम हेयर टू टिप, सब कुछ एनिमल सेल के अंदर है। अब एक नाम मैंने बताया था, रॉबर्ट हुक, और आपसे पूछा था कि आपको कुछ पता हो तो बताओ रॉबर्ट हुक ने क्या किया था आपकी किताब से ढूंढ के। तो ढूंढा आप लोगों ने, तो क्या मिला? रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? रॉबर्ट हुक ने यहाँ पर एक ई होगा, रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट टाइम सेल को डिस्कवर किया था। ये जो हम सेल 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 पढ़ रहे हैं, दैट इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इसको डिस्कवर किसने किया था? इन द ईयर ऑफ 1665 द प्लांट सेल दैट रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड वाज अ कॉर्क सेल। वही पहला सेल था जो उन्होंने देखा था, उन्होंने ऑब्जर्व किया था। उन्होंने खुद एक माइक्रोस्कोप बनाई थी। अभी तो आपने बहुत सारे माइक्रोस्कोप की तस्वीरें देखा होगा, आपकी किताब के मतलब फर्स्ट पेज जो आपके चैप्टर के, वहीं पर एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप की तस्वीरें डाली हुई है। तो उतना कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं था, लेकिन छोटा मोटा एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप उन्होंने बनाया था। और उन्होंने उसी से क्या किया था? ओक ट्री जो होता है, ओक जो कॉनिफेरस ट्री होता है, तो ओक ट्री की उन्होंने बार्क यानी बाहर वाली जो छिलके होते हैं ना पेड़ के स्टेम के बाहर, तो वो छिलके यानी वो बार्क को उन्होंने निकाला था। उसको उन्होंने ऐसा 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 स्लाइस किया था, मतलब तो पतली पतली स्लाइस, और उसको उस माइक्रोस्कोप के लेंस के नीचे उन्होंने रखा, फिर देखा तो उन्होंने कुछ ऐसी एम्प्टी स्ट्रक्चर्स देखे थे, एम्प्टी स्ट्रक्चर्स। और मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर्स वेर फ्रॉम एक्चुअली द सेल वॉल पोर्शन। और सेल वॉल क्या होता है? डेड होता है, हमको पता है, अभी अभी बताया आप लोगों ने। तो वो जो उन्होंने जो देखा था ना, वो सेल उन्होंने एक्चुअली वो डेड सेल्स देखा था, और स्पेशल उन्होंने सेल वॉल्स देखा था। और यहाँ पर मैंने अभी बोला एक टर्म डेड सेल्स, यानी उन्होंने जो सेल देखा था वो पूरा सेल ही डेड था। तो नॉर्मली प्लांट सेल की जो सेल वॉल होते हैं वो डेड होते हैं, लेकिन कुछ सेल्स भी डेड होते हैं, जैसे कि हमारी बाल की सेल्स, हमारी नाखून की सेल्स, हमने बचपन से पढ़ा है, दे आर द डेड सेल्स। वैसे ही प्लांट बॉडी में भी कुछ डेड सेल होता है, उनकी जो बार्क का सेल होता है ना, वो डेड सेल होता है। वो डिपोजिट ऑफ मैटर की वजह से वो डेड हो जाता है, उनके अंदर से कंडक्शन नहीं होता, तभी वो ऐसे मतलब छिलके निकाल लेते हैं बाहर से, है ना। उसके अंदर कोई पानी, उसके अंदर कोई रस, ह्यूमिडिटी कुछ नहीं होता है उसके अंदर। तो उन्होंने पहला जो सेल देखा था वो कॉर्क सेल था, एंड दैट वाज फ्रॉम द ओक ट्रीज, एंड इट वाज इन द ईयर ऑफ 1665। और उन्होंने वो एम्प्टी देखा था क्योंकि उसके अंदर वो जो मटेरियल्स, अभी अभी जो डायग्राम आपने देखा सेल की जो कंपोनेंट्स, वो सारी चीज़ें नहीं होंगी, वो सारी चीज़ें वहाँ से हट गए होंगे, वहाँ पर सुबेरिन पेक्टिन सब कुछ भर गया होगा, तभी वो सेल डेड हो गया। इसलिए उन्होंने एम्प्टी देखा था, उन्होंने अलग कोई कंपोनेंट्स उस सेल के अंदर नहीं देखा था। और अभी हमको पता है कि उन्होंने डेड सेल देखा था। तब तो उन्होंने बस बताया था कि आई फाउंड अ सेल, और ये सेल ना लैटिन वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है एक स्मॉल रूम या स्मॉल कंपार्टमेंट होता है, ठीक है ना। और उन्होंने ये नाम सेल दिया था क्योंकि उनको एक स्मॉल कंपार्टमेंट मिला था। अब जाके हमको पता चला कि वो डेड सेल था। अब दो नंबर में जिनका नाम हमको याद लगना है, ही इज़ एंटन वॉन लीवेनहॉक। लीवेनहॉक ने 1670 से 1672-75 ये पूरे टाइम तक उन्होंने
अपना एक माइक्रोस्कोप डेवलप किया था जो कि सिंपल था, कंपाउंड नहीं था, थोड़ा सरल था उसका स्ट्रक्चर, लेकिन उसकी जो मैग्नीफिकेशन थी वो ज़्यादा थी। उन्होंने वो जो लेंस उन्होंने डाला था ना, उन लेंस से वो बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा जूम होता था, ज़्यादा मैग्नीफाई होता था ऑब्जेक्ट, आप कह सकते हो, ज़्यादा अच्छे से दिखता था। तो इन स्ट्रक्चर दैट वाज अ सिंपल माइक्रोस्कोप बट द मैग्नीफिकेशन वाज बेटर दैन दैट ऑफ द रॉबर्ट हुक्स कंपाउंड माइक्रोस्कोप। उन्होंने वहाँ पर पहली बार लाइव सेल देखे थे। तो कॉर्क सेल तो डेड थे जो रॉबर्ट हुक ने देखे थे, लेकिन लेवेनहॉक ने देखा था लाइव सेल्स। कहाँ से देखा था उन्होंने तीनों जगह से ऑलमोस्ट देखा था। फर्स्ट उन्होंने रेन ड्रॉप से देखा था, सेकंड उन्होंने पॉन्ड वाटर से देखा था, थर्ड उन्होंने अपनी जो टिथ है, टिथ के ऊपर से, मतलब टिथ की जो ऊपर का सेल होता है ना लूज, आप होठों का सेल ऐसे घिसोगे तो आपके हाथ में आ जाएगा, आपको दिखेगा नहीं, नेकेड आई से छोटे मोटे सेल तो आपको दिखेगा नहीं, दे आर माइक्रोस्कोपिक। और टिथ का भी कुछ ऐसा ही हाल होता है। तो टिथ के ऊपर की लेयर से उन्होंने ऐसे घिस के सेल जो निकाले थे उसको भी उन्होंने देखा था माइक्रोस्कोप में, और वो सारे सेल्स ना अलाइव थे, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने बैक्टीरिया देखे थे। क्या होता है, टिथ के ऊपर बैक्टीरिया होते हैं, गुड बैक्टीरिया भी होते हैं, बैड बैक्टीरिया सिर्फ नहीं। ऐसा नहीं कि लेवेनहॉक क्लीनिनेस नहीं फॉलो करते थे, ऐसे मत समझना। तो उन्होंने जो लाइव सेल्स देखे थे वो बैक्टीरिया के सेल थे। पॉन्ड वाटर में, रेन ड्रॉप में बैक्टीरिया इज़ ओमनी प्रेजेंट, क्योंकि बैक्टीरिया आप अंतरिक्ष से लेके आप कहीं तक पहुंच जाओ, आप ओशन की डेप्थ तक पहुंच जाओ, हर जगह पर आपको बैक्टीरिया मिलेगा, बट दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, लेकिन होगा प्रेजेंट। बैक्टीरिया आर ओमनी प्रेजेंट। तो उन्होंने भी बैक्टीरिया सेल्स ही देखे थे, लाइव बैक्टीरिया सेल्स, क्योंकि उन्होंने मूव करते हुए देखा था। और तब ना हमको ये कॉन्सेप्ट था, जो मूव करेगा वो एनिमल्स होंगे, जो मूव नहीं करेगा वो प्लांट्स होंगे। अभी हमको पता है कि कुछ लोअर ऑर्गेनिजम्स, लोअर एनिमल्स है जो मूव नहीं करते, लोअर कुछ प्लांट्स है जो मूव करते हैं। तो उस वक्त तो यही था कि एनिमल्स मूव करते हैं, प्लांट्स मूव नहीं करते हैं। तो उन्होंने देखा था कि कुछ छोटी मोटी चीज़ें मूव कर रहे हैं। अब उनको पता था सेल का कॉन्सेप्ट, उन्होंने बताया था कि ये सेल्स है, ये लाइव सेल्स है, और उन्होंने उस लाइव सेल का जो नाम दिया था ना, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। वो क्या नाम दिया था उन्होंने, एनिमलक्यूल्स, क्योंकि वो छोटे छोटे एनिमल जैसे, तब एनिमल्स तो उनको नहीं कह सकते, जैसे कि मॉलिक्यूल्स कहते हैं, यानी जो छोटे मोटे होते हैं। उसी हिसाब से उन्होंने ये एनिमल के साथ एक क्यूल्स लगाकर उनको नाम दे दिया, बैक्टीरिया को एनिमलक्यूल्स। और अभी हमको पता है उसके बारे में कि वो बैक्टीरिया, उसको क्या स्ट्रक्चर है। अभी तो ये सारे डिस्कवर हो चुके हैं, लेकिन तब उन्होंने ये नाम डाला था एनिमलक्यूल्स। अभी कुछ चीज़ें आपको और बस रटना है, याद रखना है। वो क्या है, कुछ एग्जाम्पल्स क्वेश्चन आते हैं। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट सेल? सारे प्लांट और एनिमल सेल को मिलाकर सबसे बड़ा जो सेल हमें मिलता है वो है ऑस्ट्रिच का एग। ऑस्ट्रिच एक बर्ड होता है, हमको पता है ऑस्ट्रिच बहुत बड़ा बर्ड होता है। उसका अंडा जो होता है, देखिए उसका साइज़ दिया हुआ है 150 to 170 नैनोमीटर। अब ये माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, ये इन सारों में, इनमें क्या रिलेशन है ये मैं कभी आपको बाद में बताऊंगी। अभी आपको पता है ना, किलोमीटर से लेके मिलीमीटर तक, मिली के बाद आता है माइक्रो, यानी 1 मिलीमीटर इक्वल्स टू 10 माइक्रोमीटर, ठीक है ना। फिर मिली, माइक्रो, नैनो, ऐसा चलते जाता है। तो उस हिसाब से आप समझ लो कि 150 to 170 नैनोमीटर, यानी आप उसको सेंटीमीटर, मीटर में, पॉइंट में ला के आप कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन इसके बारे में मैं डिटेल में पहले आपको बाद में आपको समझा दूँगी किसी और क्लासेस में। तो ऑस्ट्रिच का एक इतना बड़ा होता है लगभग, ठीक है ना, इतना बड़ा। दिस इज़ द लार्जेस्ट सेल। अब अगर आपको पूछा जाए स्मॉलेस्ट सेल, तो वो क्या होता है? स्मॉलेस्ट सेल जो होता है वो होता है 0.1 to 0.3 माइक्रोमीटर। अभी यहाँ पर ना माइक्रो साइन नहीं आ रहा था, मैंने एम लिख दिया। माइक्रो लिखा जाता है ऐसे, न्यू जो साइन होता है उससे लिखा जाता है माइक्रो। तो माइक्रोमीटर हम लिखेंगे कैसे? ऐसा एम लिखेंगे, फिर ये, या फिर आप सिर्फ ये पहला वाला भी लिख सकते हो। माइक्रोन, माइक्रोमीटर सेम होता है, सिमिलर होता है। तो स्मॉलेस्ट सेल जो होता है वो होता है एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा। और ये देखिए 0.1 to 0.3 माइक्रोमीटर इसका साइज होता है। अब लार्जेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट सेल आपने पढ़ लिया। अब अगर पूछा जाए लार्जेस्ट प्लांट सेल, यहाँ पर मैंने वो डाला नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ। जहाँ तक मुझे याद है, लार्जेस्ट
प्लांट सेल अगर पूछा जाए, लार्जेस्ट प्लांट सेल, मैं बस इनिशियल्स लिख रही हूँ, लार्जेस्ट प्लांट सेल, तो वो होगा, ये तो एक एनिमल में हो गया जो लार्जेस्ट होगा, तो लार्जेस्ट प्लांट सेल अगर पूछा जाएगा तो आपको बताना होगा एसिटाबुलेरिया नाम की एक ना एल्गी है, एसिटाबुलेरिया, इसको अंडरलाइन भी कर देना। अंडरलाइन का रीज़न आपको क्लास 11 में पता चलेगा। तो लार्जेस्ट प्लांट सेल अगर पूछा जाए तो ये एसिटाबुलेरिया नाम की एक एल्गा है। ये जो एल्गा होता है एसिटाबुलेरिया का, उसका जो एक सेल होता है वो सारे प्लांट सेल में से सबसे ज़्यादा बड़ा होता है। और नॉर्मली अगर आपको पूछा जाए कि लार्जेस्ट सेल, तो आप ऑस्ट्रिच का एग लिखना, क्योंकि इन कंपैरिजन टू एसिटाबुलेरिया और ऑस्ट्रिच में ऑस्ट्रिच का एग ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक है, अब अगर लॉन्गेस्ट सेल किसी ने पूछ लिया कि लंबाई में सबसे, मतलब लॉन्गेस्ट क्या होता है, लंबाई में सबसे आगे कौन है, वो है हमारा दिमाग का सेल, दिमाग का नहीं पूरी बॉडी में ही प्रेजेंट है, वो क्या है, हमारा नार्व सेल है। नार्व सेल का एक नाम है न्यूरॉन, हायर क्लासेस में पढ़ोगे, नार्व सेल का एक नाम है न्यूरॉन। ये न्यूरॉन की तस्वीरें हैं। तो नार्व सेल का लेंथ होता है 1 मीटर, 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर, और ऐसा बहुत सारे लाखों न्यूरॉन्स हैं हमारे शरीर के अंदर। कहाँ पर फिट हुआ है ये? एक्चुअली आवर बॉडी इज़ रियली कम्प्लेक्स एंड इस एस्टोनिशिंग डिस्कवरी। हमने जो मतलब अपनी बॉडी के बारे में जितना भी डिस्कवर हम रोज़ करते जाते हैं ना, हम सरप्राइज्ड होते हैं कि इतना सारा कुछ इतनी सी 5-6 फीट की बॉडी के अंदर कैसे फिट हुआ है, और वो भी फंक्शनली एक्टिव स्टेट में हमेशा फंक्शंस कर रहे हैं। तभी मैं आपको पढ़ा पा रही हूँ, नर्व सेल्स काम कर रहे हैं, तभी भी आप पढ़ पा रहे हो। तो नर्व सेल है ना, वो एक नर्व सेल 1 मीटर लॉन्ग होता है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है 19-20, पर ऑलमोस्ट यही लेंथ रहता है। तो लेंथ आपको याद करने की उतनी ज़रूरत नहीं है, बस एग्जाम्पल्स याद कर लेना कि लार्जेस्ट सेल ये, स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा, लॉन्गेस्ट न्यूरॉन, दैट्स ऑल। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, लॉन्गेस्ट प्लांट सेल, वो था लार्जेस्ट प्लांट सेल एसिटाबुलेरिया। अब लॉन्गेस्ट प्लांट सेल अगर कहा जाए, जैसे कि लॉन्गेस्ट सेल देख लिया हमने न्यूरॉन, तो वो लॉन्गेस्ट एनिमल सेल में भी आएगा और इन जनरल लॉन्गेस्ट सेल में भी आएगा। लॉन्गेस्ट प्लांट सेल अगर अलग से बताया जाए तो एक रैमी नाम की एक प्लांट होता है, उसका जो हम फाइबर निकलते हैं, उस फाइबर भी सेल से ही बना होता है, क्योंकि इट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी। तो रैमी फाइबर की जो एक सेल होता है उसका लगभग यही लेंथ होता है, 21 से 22 इंची। उसको माइक्रोस्कोप में ऐसा वो दिखता है कुछ, वही तस्वीर हमने डाला है। आप बाहर की तस्वीर आप नेट पे सर्च देके आप डाल के देख सकते हो। स्मॉलेस्ट एनिमल सेल होता है स्पर्म सेल। यहाँ पर ये ना थोड़ा फेड हो गया, तो ऐसा होता है, एक हेड होता है, एक ग्रीब होता है, एक टेल होता है। स्पर्म सेल जो होता है यानी मेल रिप्रोडक्टिव सेल, वो स्पर्म सेल होता है सबसे स्मॉलेस्ट एनिमल सेल्स टू बी स्पेसिफाइड। स्मॉलेस्ट सेल तो माइकोप्लाज्मा हो गया, वो प्लांट में आ जाता है, प्लांट या बैक्टीरिया में आप कह सकते हो। स्मॉलेस्ट एनिमल सेल वो होगा स्पर्म सेल, लिंक यहाँ पे दिया गया है, ये भी वही माइक्रोमीटर है ना, ये साइन होगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, दैट इज़ इससे ज़्यादा अभी मैं नहीं बोलूँगी। तो कैसा लगा आपको मेरी क्लास आप बता देना। अगर आप इन्जॉय कर रहे हैं, अगर आप सीख रहे हैं, अगर आपको मदद हो रही है, तो प्लीज़ डू शेयर इट विथ ऑल योर फ्रेंड्स, क्योंकि छुपाने से ज्ञान नहीं बढ़ता है, शेयर करने से ही बढ़ता है। तो देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझको अच्छा लगेगा, क्योंकि थोड़ा एफर्ट तो लगता है ये सारी चीज़ें बनाने में। सो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर at least one time, so that I will get enthusiasm from you guys and you will get benefited from my side. और कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लासेस में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड स्टे इन स्टडी, जिसको हम कहते हैं स्टे हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। ठीक है ना? चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।